हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आर्थिक को कवर करेंगे और ये समसामयिक घटना चक्र से लिया गया है। इसमें ये फैक्चुअल नोट्स है, इसमें हर टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिया गया है। इससे आपका 80% इकोनॉमिक जो है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक का करंट अफेयर के लिए मैंने करंट अफेयर डाल रखा है, तो उससे आप देख ले तो आपका इकोनॉमिक उससे कवर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था एक परिचय। अर्थव्यवस्था को उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन 1776 में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को है। क्षेत्र यानी सेक्टर्स की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के तहत उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि आते हैं। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल यानी रॉ मिल्क के प्रयोग के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र के तहत विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। उद्योग की प्रधानता विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास। किसी देश की आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की आधारभूत माप सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास डिप्रिसिएशन को घटाने से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी प्राप्त होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी होता है। राष्ट्रीय आय से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समयावधि साधारणतया एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य से है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के 2 प्रमुख कारण होते हैं। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो तथा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर है। उत्पादन की एक इकाई प्राप्त करने हेतु लगी पूंजी की मात्रा को पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR कहते हैं। जिस देश में पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR जितना कम होगा वह देश उतना ही अधिक आर्थिक विकास कर सकेगा। अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात COR अधिक ऊंचा रहता है। भारत में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का एक प्रमुख कारण जो है वो ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात है। स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। समावेशित विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ समग्रता के साथ प्रगति की बहुआयामी अवधारणा है। समावेशित विकास में बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। आर्थिक विकास से संबंधित जननांकिकीय संक्रमण की 3 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं। प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है
और द्वितीयक चरण में विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है, अतः जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। तृतीयक अवस्था में राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है। केरल राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है। केरल में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। सेवा क्षेत्र भारत के घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अंशदान करता है। सेवा क्षेत्र जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक भूटान ने चुना है। मध्य प्रदेश ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आते हैं साक्षरता दर, जन्म के समय आयु संभावित तथा वास्तविक क्रय शक्ति पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो हमारा अगला टॉपिक है उद्योग। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। भारत की दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में रखी। यमुनानगर हरियाणा, गुवाहाटी असम और बल्लारपुर महाराष्ट्र कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और पर्ल फिशिंग के लिए तूतीकोरिन, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए पुणे, पोत निर्माण के लिए मार्मुगोआ तथा इंजीनियरिंग सामान हेतु पिंजौर जो है वो प्रसिद्ध है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में भिलाई इस्पात संयंत्र यानी बीएसपी को तत्कालीन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की सहायता से दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से तथा राउरकेला स्टील संयंत्र उड़ीसा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए गए। वर्तमान में भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है। भारतीय हीरा संस्थान यानी आईडीआई सूरत में स्थापित किया गया है। भारतीय हीरा संस्थान जो है आईडीआई वो सूरत में स्थापित किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। आंवला बरेली उर्वरक उत्पादन के लिए तथा मोदीनगर मेरठ रबर फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। बाराबंकी में पॉलीफाइबर का उत्पादन होता है जबकि कानपुर में विस्फोटक कारखाना है। सूरत के निकट हजीरा में स्थित क्रीभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग होने के साथ साथ सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है कपड़ा उद्योग। देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो कपड़ा उद्योग है। वर्ष 2018-19 में गन्ना उत्पादक प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है गन्ना उत्पादन के लिए। जूट के सामान का केंद्र पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ तथा रेशम वस्त्र उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बंगलुरु है। ऊनी वस्त्र मिल का लगभग 50% पंजाब में है और पंजाब में अधिकांश ऊनी मिलें अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही जिला कालीन उत्पाद का एक प्रमुख केंद्र है। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल यानी सूती मिल जो है वो 1818 में कलकत्ता को जो कि अब कोलकाता हो गया है के निकट स्थापित की गई थी। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती मिल 1818 में कोलकाता के निकट स्थापित की गई थी। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कुटीर उद्योग था। बड़े आकार का कागज अर्थात अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है।
देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। देवास करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संकुल नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को NALCO वर्ष 1981 में भारत सरकार के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। हथकरघा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वे निम्न हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम इत्यादि। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवाएं। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र या सेवा उद्योग आता है, जिसमें कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वास्तविक संपत्ति, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, अचल संपत्ति, पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन एवं विदेशी क्षेत्र आदि आते हैं। गोल्डन हैंड शेक का संबंध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से है। गोल्डन हैंड शेक। सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश वित्तीय वर्ष 1991-92 से आरंभ हुआ है। सार्वजनिक उद्यमों। अखिल भारतीय खाद्य और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना जो है वो प्रथम योजना में की गई है। और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं। स्थान दिया हुआ है उसके संबंधित उद्योग, किस स्थान पे कौन सा उद्योग जो है वो प्रचलित है, प्रमुख है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वो पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रचलित है। मूरी झारखंड एल्यूमिनियम, गुड़गांव हरियाणा मोटर गाड़ी, पनकी जो कि उत्तर प्रदेश में है उर्वरक उद्योग है। कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला जो है वो लौह इस्पात के लिए है। कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधन, सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है कोयला उद्योग है। कजरहट चुनार उत्तर प्रदेश में जो कि सीमेंट उद्योग है। कोयला बड़ोदरा गुजरात, कोयली जो है वो बड़ोदरा गुजरात में है, यहाँ पे तेल शोधन उद्योग है। आणंद जो कि गुजरात में है ये दूध उद्योग है यहाँ पे। आणंद जो कि गुजरात में है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में क्या क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग एवं बैंक खाता होना इसमें अनिवार्य है। मृत्यु एवं पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए देय। अटल पेंशन योजना में क्या है? अटल पेंशन योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। योगदान के अनुरूप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की पेंशन 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगा। 5 वर्षों तक सरकार लाभार्थी के प्रीमियम का 50% या 1000 रुपये वार्षिक में से जो कम होगा का अंशदान करेगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें है आयु समूह 18 से 50 वर्ष, अंशदान 330 रुपये वार्षिक, 2 लाख रुपए के प्राकृतिक या दुर्घटना जोखिम का कवर। नीति आयोग में अटल नवोन्मेष मिशन की स्थापना का प्रस्ताव। मिशन की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सेतु यानी स्वरोजगार और प्रतिभा का उद्योग यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन नामक तंत्र की स्थापना हेतु नीति आयोग में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 1,75,000 मेगावाट है। ग्रामीण युवकों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की गई है। भारत में राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, जबकि आरबीआई जो है वो मौद्रिक नीति बनाता है। वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार
की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। बजट जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। बजट 2020-21 में कुल कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा क्रमशः वस्तु एवं सेवा कर 18%, निगम कर 18% एवं आय कर 17% का है। वस्तु एवं सेवा कर 18%, निगम कर 18% और आय कर 17% का है। केंद्रीय बजट में चालू खाते या राजस्व व्यय का सबसे बड़ी जो पद है वो ब्याज की अदायगी है। प्रगामी या प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स आय के पुनर्वितरण का सर्वोत्तम तरीका समझा जाता है। प्रगामी प्रगतिशील कर आरोपण में आय वृद्धि के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती जाती है। फलतः प्रगतिशील करारोपण के अधीन धनी व्यक्ति अधिक कर तथा गरीब या अल्प आय वाला व्यक्ति कम कर अदा करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अथवा आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके निम्न कार्य होंगे। वित्त आयोग का कार्य क्या क्या होगा? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण तथा इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर सिफारिश देना। दूसरा, भारत की संचित निधि से राज्यों को किए जाने वाले अनुदान संबंधित सिद्धांत सुझाना। तीसरा, सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संस्तुति देना। वर्तमान में सभी केंद्रीय करों एवं शुल्कों से प्राप्त राशि राज्यों में बांटी जाती है। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल कर प्राप्ति में से 42% राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का गठित है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो NK सिंह हैं। मॉडरेट अथवा संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी वैट का संबंध उत्पाद कर से है। मूल्य आधारित कर यानी वैट वैल्यू एडेड टैक्स बहुबिंदु लक्ष्य आधारित कर प्रणाली है, जिसमें उत्पादन या वितरण श्रृंखला में लेन देन के प्रत्येक चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर कर लगाया जाता है। साथ ही यह वस्तुओं तथा सेवाओं के अंतिम उपभोग पर लगाया गया कर था, जिसके वहन अंततः उपभोक्ता को करना पड़ता था। संपदा कर जो है वो भारत में सर्वप्रथम 1957 में लागू किया गया था। संपदा कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों के विनिवेश पर 1992 में डॉक्टर C रंगराजन की अध्यक्षता में पहली समिति गठित की गई। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चिल्लैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1994-95 के वित्तीय वर्ष की अवधि में लागू किया गया था। यह संघ सूची का विषय है सेवा कर। और उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स आदि भी अप्रत्यक्ष कर हैं। जबकि जो आयकर है, इनकम टैक्स और निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स और संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स आदि जो है ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग। भारत में औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI की स्थापना 1955 में की गई थी, 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना फरवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी और भारतीय यूनिट ट्रस्ट का फरवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। सेंसेक्स BSE तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1942
1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, नाबार्ड का। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई थी। सेंसेक्स बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है, जबकि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एंटवर्प बेल्जियम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप से सेंसेक्स कहा जाता है। बम्बई शेयर बाजार यानी BSE दलाल स्ट्रीट बम्बई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक 11 है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में बैंक के अध्यक्ष जो हैं चेयरमैन वो रजनीश कुमार हैं। भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक था जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। भारत के निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी नकद यानी कैश या मुद्रा का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ATM आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता देश है ऑस्ट्रेलिया। मुद्रा निर्गमन RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। भारत में सहकारी बैंकों का परिचालन RBI के अधीन होता है। कोऑपरेटिव बैंक मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में वित्तीयन का कार्य करता है: कृषि में, पशुपालन, दुग्ध, व्यक्तिगत वित्त। ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं, जबकि प्रक्रिया की विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाती है। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1980 में किया गया था। बैंक दर यानी बैंक रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI वाणिज्यिक बैंकों की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। सामान्य अर्थ में यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। भारत में सहकारी बैंक 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। प्रथम स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। द्वितीय स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं जो जनपद स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें जिला सहकारी बैंक भी कहा जाता है। तृतीय स्तर पर ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली ग्रामीण ऋण समितियां या प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड करता है। नाबार्ड जो है वो रखता है। काली मुद्रा से तात्पर्य ऐसे मुद्रा से है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है या फिर नहीं दिया गया होता है। तो कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, तो ये इस प्रकार से हैं। प्रमुख कर और उससे संबंधित तथ्य। आय कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर केंद्र का अधिकतम कर आय स्रोत, व्यापार कर राज्यों का अधिकतम कर आय स्रोत। प्रमुख बैंक और उनकी स्थापना का वर्ष दिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना की स्थापना 1969 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं, ठीक है। और रुपया नेपाल की मुद्रा है। दिनार इराक की, लीरा जो कि वर्तमान में भी इसको यूरो बोलते हैं, ये इटली की मुद्रा है। बहत थाईलैंड की विधिक मुद्रा है, बहत थाईलैंड की। टर्की लीरा तुर्की की, डोंग जो है वियतनाम की, और रियाल जो है वो ईरान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं, जबकि येन जो है ये जापान की मुद्रा है, और रुपया जो है ये भारत की मुद्रा है। रिंगटेट मलेशिया की, रिंगिट जो है वो मलेशिया की है, और रुपया इंडोनेशिया। वॉन जो है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय मुद्रा है। वॉन दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय मुद्रा है। मई 2017 में
थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष संशोधित करते हुए वर्ष 2004-05 की जगह 2011-12 कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 यानी 1935 में हुई थी और इसके निम्न कार्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक का। पहला, यह केंद्र सरकार का बैंकर है। दूसरा, यह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। चौथा, यह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को भी संचालित करता है। भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज वर्ष 1875 में स्थापित हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज भारतीय रुपए को मार्च 1994 से चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण IRDA का गठन किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, 1956 में। इंश्योरेंस शब्द जो है वो बीमा से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी करता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी पाता है और सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार एवं बेरोजगारी। रोजगार एवं बेरोजगारी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जिसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट 1995 में जारी की थी। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की सर्वाधिक प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो है केरल। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। कौशल विकास पहल योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मई 2007 में प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण सेवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना यानी JRY तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी IRDP, ये तीनों ग्रामीण विकास से संबंधित है। ट्राइसेम को अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में मिला दिया गया है और ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF का गठन वर्ष 1995-96 में हुआ था। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा 1995-96 में प्रारंभ की गई थी। गोकुल ग्राम योजना। स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन अथवा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है, जिसका प्रारंभ वर्ष 2001-02 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 में प्रवर्तित महत्वाकांक्षी योजना का नाम जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य जो है वो है ग्रामीण अवसंरचना का विकास। इस योजना यानी इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं निर्धन आवासों का निर्माण शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA संबंधी विधेयक 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 से इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी NREGA का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किए जाने की घोषणा की गई। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 से शुरू की गई योजना आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे रहने वाले सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अधिकृत सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा यानी
एक्सपेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ के प्रमुख कार्यों में शामिल है, जैसे पोषण एवं प्रतिरक्षण के विषय में समुदाय को सूचना उपलब्ध कराना, स्त्रियों को प्रसव पूर्व देखभाल तथा जांच के लिए स्वास्थ्य सुविधा केंद्र साथ ले जाना, गर्भावस्था की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गर्भावस्था परीक्षण किट का प्रयोग करना भी आशा के कार्यों में शामिल है। तथापि बच्चे का प्रसव कराना इसका कार्य नहीं है। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी और ये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में खुले में शौच यानी ओपन डिफेक्शन का समापन है। समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस नामक कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1975 में प्रारंभ किया गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय द्वारा प्रवर्तित आधार भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यक्रम है। यह जो है 12 अंकीय विशेष पहचान नंबर है, जिसमें शिशुओं सहित प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स एवं आइरिस स्कैन डाटाबेस संग्रहित करा के तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग बैंक खाता खोलने, टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन लेने, हवाई या रेल टिकट प्राप्त करने आदि में पहचान के तौर पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन शामिल है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं शामिल हैं। पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नवंबर 2007 से 1995 से 2007 तक। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो है वो नवंबर 2007 से 1995 से 2007 तक का नाम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है। दूसरा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना प्रारंभ से, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से, और चौथा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 से। पांचवा, अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 से। उल्लेखनीय है कि NSAP में प्रारंभ में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल थी, तथापि इसे अब जननी सुरक्षा योजना में मिला दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ केंद्र सरकार ने 2001 में किया था। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। ये अभियान जो है ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है, जिसको राज्यों की सहभागिता से चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित योजना है, जो कि उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल 1995 से लागू कर दी गई थी। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से आरंभ हुआ है। विजन 2020 फॉर इंडिया भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज है, जो कि भारत को वर्ष 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। पूरा यानी प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, पूरा PURA की अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन, जिसके सह लेखक जो हैं सृजन पाल सिंह हैं, वे सर्वप्रथम प्रस्तुत की। भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ पे स्थापित किया गया है चित्रकूट में। इस विश्वविद्यालय का नाम जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं।
प्रमुख योजना है और उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय महिला कोष। इसका प्रमुख तथ्य है निर्धन महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और दूसरा है महिला संबंधी योजनाएं। ये योजनाएं हैं ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहित करना। तीसरा है इंदिरा महिला योजना। इसका तथ्य है महिलाओं की शक्ति संपन्नता। और महिला सामाख्य योजना, इसमें है महिला समानता के लिए शिक्षा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, जबकि योजना आयोग जो है ये संविधानेतर परामर्शदात्री किया जाता है, यानी परामर्शदात्री निकाय था। वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग जो है ये संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय था। वर्ष 1950 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर उसी तारीख को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर राजीव कुमार। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पुनः 1978-79 में अनवरत योजना लागू रही, जबकि 1979 और 1980 में कोई योजना नहीं लागू हुई। और 7वीं योजना के समापन वर्ष 1990 तथा 8वीं योजना के प्रारंभिक वर्ष 1992 के मध्य 2 वर्ष का अंतराल रहा है। भारत में सर्वप्रथम स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन गांवों में जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है सामुदायिक जीवन का विकास करने हेतु है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि ये रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। आश्रय बीमा योजना का उद्देश्य ऐसे कामगारों को जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। रूट सेट संस्थान को प्रारंभ करने का उद्देश्य बेरोजगार ग्रामीण युवकों को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए दक्षता एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आकलन तेंदुलकर पद्धति के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाला राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है, 39.93%। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों तेंदुलकर समिति की प्राविधि पर आधारित के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी का प्रतिशत रहा 21.92। जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग की गरीबी के नवीनतम आकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में कुछ ये सूची है। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्य और सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता वाले 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में गरीबों की संख्या लाखों में 598.19 लाख गरीबी की संख्या है, और छत्तीसगढ़ में गरीबी अनुपात प्रतिशत में है 39.93। बिहार में 358.15 लाख गरीबों की संख्या है, और झारखंड में 36.96 गरीबी अनुपातों की प्रतिशतता है, निर्धनता अनुपात की। मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या है 234.06 लाख, और मणिपुर में निर्धनता अनुपात प्रतिशत है 36.89%। महाराष्ट्र में गरीबों की संख्या है 197.92 लाख, और अरुणाचल में निर्धनता का अनुपात है 34.67% अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में गरीबों की संख्या है 184.98 लाख, और बिहार में निर्धनता की प्रतिशतता है 33.74। संपूर्ण भारत में गरीबों की संख्या है 27.97.83 लाख, और संपूर्ण भारत में निर्धनता की प्रतिशतता है 21.92%।
जुलाई 2013 में जारी योजना आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में न्यूनतम गरीबी प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि 5 राज्य हैं केंद्र शासित जो प्रदेश हैं। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1%, लक्षद्वीप 2.77%, गोवा 5.09%, केरल 0.5% और हिमाचल प्रदेश 8.06%। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से भी जिन्हें भोजन नहीं प्राप्त हो पाता है, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। केंद्रीय बजट 2014-15 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को नमामि गंगे कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें कि सभी पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करें इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हो गई हैं। जीएसटी जो है, जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं पर सकल कर है। ये कर जो है ये प्रत्येक चरण से केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। जीएसटी के 2 घटक है, केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। वस्तुओं एवं सेवाओं में विविधकरण के साथ साथ जीएसटी के अंतर्गत व्यापारों को भी वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी में शामिल कर हैं केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अधिभार एवं उपकर। राज्य कर में है राज्य मूल्य संवर्धन कर, वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए कर और अधिभार एवं उपकर, ये राज्य कर में सम्मिलित हैं। 8 सितंबर 2016 को संविधान 122वां संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों परांत संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ है। ये अधिनियम या जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 279A जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस परिषद के अध्यक्ष जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट टॉपिक है विमुद्रीकरण एवं घटनाक्रम। विमुद्रीकरण घटनाक्रम 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के महात्मा गांधी सीरीज के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई, जो कि 8 नवंबर 2016 की मध्य रात्रि से प्रभावी हुई है। 10 नवंबर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक व डाकघर खातों में जमा किए जाने का प्रावधान हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने की तिथि थी 31 मार्च 2017 तक निर्धारित की गई थी। इससे पूर्व में भी वर्ष 1946 तथा वर्ष 1978 में भी विमुद्रीकरण किया गया था। 1946 में 1000 तथा 10,000 के नोटों का और 1978 में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय बजट 2020-21। 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को लोकसभा में प्रस्तुत किया है और ये कुछ इस प्रकार है। बजट अनुमान 2020-21 कुल व्यय 3,42,230 करोड़ रुपए है और कुल प्राप्तियां हैं 3,42,230 करोड़ रुपए। सर्वाधिक व्यय वाली 4 मदें हैं। करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 20%, ब्याज अदायगी 18%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 13%, वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण 10%। प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान वाली 4 मदें कुछ इस प्रकार से हैं। उधार एवं अन्य देयताएं 20%, वस्तु एवं सेवा कर 18%, निगम कर 18% और आयकर 17%। घाटे की प्रवृत्तियां 2020-21 हैं।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5%, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.7%, प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% है, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.4% है। घाटे की प्रवृत्तियां हैं 2020-21 का। सर्वाधिक आवंटन वाली शीर्ष 4 योजनाएं हैं। पीएम किसान 75,000 करोड़ रुपए, मनरेगा 61,500 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा 39,161 करोड़ रुपए यानी 39,161 करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 44,115 करोड़ रुपए, 34,115 करोड़ रुपए, 34,115 करोड़ रुपए जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए है। कर योग्य आयकर स्लैब रुपए में है और ये जो है ये आयकर की वर्तमान दरें और नई कर दरें। कर योग्य आयकर स्लैब 0 से 2.5 लाख और आयकर की वर्तमान दरें छूट और नई कर की दरें जो है ये छूट है। 2.5 से 5 लाख कर योग्य आयकर के लिए 5% आयकर है और नई कर जो है ये 5% है। 5 से 7 लाख कर योग्य आयकर जो है 20% आयकर है और नई कर 10% है। 7.5 से 10 लाख 20% आयकर और 15% नई कर दरें हैं। 10 से 12.5 लाख स्लैब जो है 30% आयकर है और नई कर जो है ये 20% है। 12.5 से 15 लाख रुपए 30% में आयकर है और 25% नई कर है। 15 लाख रुपए में स्लैब जो है ये 30% आयकर और 30% नई कर है। उत्तर प्रदेश का बजट 2020-21। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 18 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 5.13 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष में 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 50,12,860.172 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2019-20 के बजट के सापेक्ष 6.91% अधिक है। वर्ष 2020-21 में कुल प्राप्तियां जो है ये है 50,558.53 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। बजट 2020-21 में कुल व्यय जो है ये है 5,12,860.72 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 53195.46 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.9% है। वर्ष 2020-21 में राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। बजट में 1096.87 करोड़ रुपए की गई है योजनाएं सम्मिलित की गई है। बजट में 10,967.87 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। बजट 2020-21 से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के साथ साथ किसानों की आय 2 गुना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्म्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी से स्थापित हुई। सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था, तो वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। वर्ष 2019-20 में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत बजट प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थाएं, सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 के रूप में प्रदेश में आयोजित किया गया। 7वें कॉमनवेल्थ
पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 15 से 19 जनवरी 2020 तक लखनऊ में पहली बार किया गया। जनवरी 2020 में गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर और बलिया दोनों स्थलों से किया गया। केंद्र सरकार के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश में भी राज्य योजना आयोग के स्थान पर राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के समेकित तथा सतत विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। औद्योगिक विकास एवं स्थापना। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन $, इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है और इसे संभव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कम से कम 1 ट्रिलियन $, इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 तक सफलतापूर्वक किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना की कुल लागत जो है लगभग 22,497 करोड़ रुपए है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 637 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, के निर्माण का निर्णय लिया गया है। परियोजना हेतु इसमें 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने हेतु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए आवश्यक भूमि जो है झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा तथा कानपुर जनपदों में चिन्हित की गई है। महिला एवं बाल कल्याण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम 68 जनपदों में संचालित करने के साथ साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना हेतु 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं हेतु उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बस्ती एवं गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है, जबकि आजमगढ़ एवं अंबेडकर नगर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है और इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस हेतु 270 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से FMMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। कृषि उद्यान एवं सहकारिता। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ का सफल आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाले देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 581.03 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। आगामी वर्ष में 61,43,000 कुंटल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रुपए और मिड डे मील योजना 2,600
60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 6240 करोड़ रुपए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 5791 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 4800 रुपए आवंटित किए गए हैं। मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु और सरयू नहर परियोजना के लिए क्रमशः 1736 करोड़ रुपए और 1554 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये हमारा आर्थिक था और इसके बाद हम सोशल डेवलपमेंट पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।